वेलकम स्टूडेंट, नाउ आई एम स्टार्टिंग माय क्लास। एक्सरसाइज 1.4 आपकी चल रही थी एनसीईआरटी बुक से। इसके कॉन्सेप्ट प्रीवियस वीडियो में आपको मैंने कराए थे। अब इसमें से जो क्वेश्चंस आई होप आपने कर लिए होंगे, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ऐसा, सिर्फ आपको यूनियन इंटरसेक्शन आपको फाइंड करना था। इसका क्वेश्चन नंबर 11 में ले रहा हूं, आप देखेंगे बोर्ड पर, यू कैन सी द क्वेश्चन इन द एनसीईआरटी बुक। क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज है ये 1.4। अब देखो आर इसमें सेट गिवन है ऑल रियल नंबर्स का, और क्यू एक सेट है वो किसका है, रैशनल नंबर का। अब हम जानते हैं इसमें कि जो रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर वो किस किस से मिलके बनते हैं स्टूडेंट, वो बनते हैं आपके रैशनल प्लस इररेशनल। अगर हम रैशनल और इररेशनल को ऐड कर देंगे तो हमारे नंबर बन जाते हैं रियल नंबर। अब इसमें पूछा है कि आर माइनस क्यू क्या होगा, तो अगर मैं रियल में से रैशनल को माइनस कर दूंगा तो क्या बचेगा, इररेशनल। तो इसका आंसर होगा सेट ऑफ इररेशनल नंबर्स। बस आपको ये आंसर में लिखना है। अब जिसने कर लिया है वो ठीक है, जिसका नहीं हुआ है वो आप यहां से मैच कर सकते हो। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 में बताना था डिसजॉइंट सेट, जिसका एक मैं पार्ट करके दिखा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट, वो बाकी के आप रिमेनिंग चेक कर सकते हो। एक सेट आपको गिवन है 2 3 4 5, लेट कर लेते हैं, ए सेट है ये, और बी सेट मान लो हमारा गिवन है 3,6। तो बताना है ये सेट डिसजॉइंट है या नहीं। तो डिसजॉइंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने निकाला ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन। तो कॉमन अगर हम देखते हैं तो 2 यहाँ नहीं है, 3 कॉमन है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, तो एक एलिमेंट आ गया है 3, यानी कि नॉट इक्वल टू हो गया 5। जबकि डिसजॉइंट सेट कब होंगे, जब ए इंटरसेक्शन बी करने पर 5 होगा। तो सो ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट सेट। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, और बाकी के रिमेनिंग पार्ट इस तरह से आप चेक कर सकते हो। अगर कुछ भी कॉमन नहीं आया, 5 आ गया, तो वो डिसजॉइंट सेट होगा। इसके साथ में आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.4 कंप्लीट हो चुकी है, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताई थी। अब इसके बाद आपका शुरू होता है आगे का कंसेप्ट। तो सबसे पहले इसमें आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट्स। तो आप ध्यान से देखेंगे किस तरह से मैं बता रहा हूं आपको। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब नॉट ए निकालना है, जैसे कि नॉट ए, ये आपको फाइंड करना है नॉट ए। और इसका नोटेशन होता है ए का डैश से भी हम शो कर सकते हैं, ऐसे ए का डैश, तो ये हो जाता है हमारा नॉट ए, या कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कह सकते हैं इसको, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो नॉट ए का डैश निकालने के लिए आपका फॉर्मूला वर्क करेगा यूनिवर्सल माइनस ए, यूनिवर्सल माइनस ए। और इसमें यूनिवर्सल सेट आपको ऑलवेज गिवन होगा, आप अपनी मर्जी से नहीं ले सकते हो। जैसे सपोज अगर अब मैं यूनिवर्सल सेट लेता हूं यहां से 1 2 3 4 5 6, ये मुझे गिवन है मान लो पहले से यूनिवर्सल सेट, उसके अंदर एलिमेंट है 1 से 6 तक, और एक सेट है आपके पास में ए, इसके एलिमेंट है 1 5 6। तो आपको निकालना है नॉट ए, या कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कह सकते हो, या ए का डैश कह सकते हो। तो आप फॉर्मूला लगा दोगे पहले यूनिवर्सल माइनस ए। अब यूनिवर्सल सेट में कौन कौन से एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6, और ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 5 6। तो आपको यहाँ पे लिखनी है यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट जिसमें ए के एलिमेंट नहीं होने चाहिए। तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे आपके, 2 आ जाएगा इसमें से, 3 आ जाएगा इसमें से, और 4 आ जाएगा। तो ये होगा आपका नॉट ए। और इसका वेन डायग्राम बना सकते हैं हम, जैसे कि सपोज मान लो ये है यूनिवर्सल सेट और ये कोई सेट है ए सेट। तो इसका वेन डायग्राम कैसे शो करोगे, अब ए सेट से बाहर का जितना भी रीजन होगा, ये हमारा होगा, ये जो रीजन है शेडेड रीजन, ये शो करता है ए का डैश, यानी कि नॉट ए। ये हो गया इसका वेन डायग्राम, वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम में कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को इस तरह से शो करेंगे। एक ये ए सेट है, और ए सेट से बाहर वाले एलिमेंट जो होंगे वो हमारा ए का नॉट होगा। अगर हम डैश का डैश यानी कि नॉट का नॉट कर देंगे, अगर हम ए का कॉम्प्लीमेंट है और इसका फिर से अगर मैं कॉम्प्लीमेंट निकाल दूंगा तो आपका सेम एलिमेंट आ जाएगा, वही सेम आ जाएगा ए। तो ये इसकी प्रॉपर्टी भी हो गई कि डैश का डैश करने पर ए आ जाता है। तो ये कॉम्प्लीमेंट का
का रूल आपको समझ आ गया। अब इसके आगे सबसे मेन आपको मैं बता रहा हूँ लॉ, जो मैंने कल कुछ लॉ बताए थे आपको, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, उसी सीक्वेंस में आता है आपका डी मॉर्गन्स लॉ। ओके, नाउ आई एम टेलिंग यू डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ, तो स्टूडेंट किसने बनाया इसी लॉ को? डी मॉर्गन नाम के एक पर्सन ने इस लॉ को बनाया, कॉम्प्लीमेंट पर बेस्ड है ये। इसकी दो प्रॉपर्टी होती है डी मॉर्गन्स लॉ की। कैसे वर्क करता है ध्यान से देखो। अगर हमारे पास में है ए यूनियन बी और अगर मैं इसका नॉट निकालना है, क्या निकालना है? इसका कॉम्प्लीमेंट। तो हम ये कॉम्प्लीमेंट इन दोनों पर अलग अलग अप्लाई करेंगे तो किस तरह से होगा? ए का नॉट इस पे अप्लाई कर दिया, ये यूनियन का साइन है तो ये बन जाएगा आपका इंटरसेक्शन, और ये हो जाएगा बी का नॉट। अगर हम ये वैल्यू निकालेंगे तो वो इसके इक्विवेलेंट होगी। इसको वेरीफाई भी करेंगे हम डी मॉर्गन्स लॉ को। ये फर्स्ट लॉ है डी मॉर्गन्स का। और इसी तरीके से ये यूनियन का हो गया, फिर इंटरसेक्शन का, ए इंटरसेक्शन बी का नॉट, ये इक्विवेलेंट होगा आपका ए का डैश, और इंटरसेक्शन पे लगाएंगे तो यूनियन, और ये बी का डैश। अब ये डी मॉर्गन्स लॉ बहुत ज्यादा यूज होता है क्वेश्चंस में, और आगे प्रोबेबिलिटी में भी यूज होगा। तो आपको ये दोनों ये होते हैं मेन आपके डी मॉर्गन्स लॉ। अब इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू वेरीफाई करके दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से हमें ये दोनों वैल्यू इक्वल होती है। तो डी मॉर्गन्स लॉ के लिए एग्जांपल ले लेते हैं कोई, जैसे कि मैंने यूनिवर्सल सेट ले लिया, सपोज 1 2 3 4 से लेकर के 10 तक चलता जा रहा है। ये हमें क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा, तो यूनिवर्सल सेट हमने कंसिडर कर लिया। अब सपोज मान लो आपके पास में ए सेट है 1 3 4 5 8, और बी सेट मैंने सपोज ले लिया 2 3 4 7 9। अब हम इससे डी मॉर्गन्स लॉ को किस तरह से वेरीफाई करेंगे स्टूडेंट, ये आपको समझना है। तो देखो, सबसे पहले हमें निकालना है लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट रूल के लिए, और फिर निकालना है राइट हैंड साइड। तो अगर हमें फर्स्ट साइड लेफ्ट हैंड साइड निकालनी है तो पहले हमें निकालना पड़ेगा क्या? ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी आप जानते हो क्या होता है? ए और बी के ऑल एलिमेंट, कोई भी रिपीट नहीं होगा। जैसे कि 1 है वो आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 नहीं आएगा, दोनों में से कहीं पर भी नहीं है। 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा। तो जो जो एलिमेंट इन सेट में है वो सब आ जाएंगे, कोई भी एक्स्ट्रा नहीं आ सकता। तो ये हो गया हमारा ए यूनियन बी। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, यहाँ पर ए यूनियन बी का नॉट, तो हमने यहाँ पे लिख दिया अब लेफ्ट हैंड साइड। हम पहली प्रॉपर्टी वेरीफाई कर रहे हैं पहले। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो गया आपका? ए यूनियन बी का नॉट। अभी मैंने बताया था किसी भी चीज का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, नॉट निकालना है, तो आप यूनिवर्सल से माइनस कर दोगे। तो इसका मतलब हो गया यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी की जो वैल्यू है वो हमें कहां से माइनस कर देंगे? यूनियन से। यूनियन में है 1 से लेकर के 10 तक, और यूनिवर्सल में है 1 से 10 तक, और यूनियन में है 1 2 3 4 5 7 8 9। तो जो जो एलिमेंट बचेंगे वो यहाँ आ जाएंगे आपके। एक तो 6 बचा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक 10 बचा हुआ है। तो ये आपके एलिमेंट आ गए 6, 10 ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब इसके बाद में हमें राइट हैंड साइड फाइंड करनी है, तो पहले ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा, फिर बी का कॉम्प्लीमेंट। अब स्टूडेंट आप यहाँ पे देखेंगे ए का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ यूनिवर्सल माइनस ए, यानी कि यूनिवर्सल के वो एलिमेंट जो ए में नहीं होने चाहिए। तो ए में देखो कौन कौन से हैं? 1 है, ये नहीं आएगा, 2 ये सब नहीं आएंगे। तो कौन कौन से आएंगे आपके? 2 आ जाएगा, 1 नहीं आ सकता, 2 आ गया, 3 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 यहाँ पर है तो 8 भी नहीं आ सकता, 9 आ सकता है, और 10 आ सकता है। ये एलिमेंट यानी कि ये 5 नहीं आएंगे, बस 1 3 4 5 और 8 ये हटा दिए, बाकी के सब आ गए। ये हो गया आपका ए का नोट। इसी तरह से मुझे बी का नोट निकालना है, तो यूनिवर्सल माइनस बी। यूनिवर्सल में से बी के एलिमेंट हटा करके बाकी के ऑल एलिमेंट्स लिखने हैं। तो बी में कौन कौन से हैं? 2 3 4 7 ये सब हटा देंगे, तो 1 आ सकता है, 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 यहाँ पर है, 7 नहीं आएगा, 8 आ सकता है, और 10 आ सकता है। ये आ गए आपके बी का नोट। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपको निकालनी है राइट हैंड साइड। तो जो थी आपकी ए का नोट इंटरसेक्शन बी का, यानी कि इन दोनों में कॉमन। तो कॉमन आप देख सकते हो क्लियरली, 1 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, 2 नहीं है, दोनों में कॉमन, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 6 कॉमन है दोनों में, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, और 10 कॉमन है दोनों में। अब आप चेक कर सकते हो इजीली, यहाँ पर भी 6, 10 आ रहा था आपका,
जो कि लेफ्ट हैंड साइड में था और राइट हैंड साइड में भी आपका 6,10 आ रहा है। तो क्या वेरीफाई हुआ, हेंस आपका वेरीफाई हो गया कि ए यूनियन बी का नॉट हमेशा इक्वल होगा ए का नॉट इंटरसेक्शन बी का नॉट। ये आपका वेरीफाई हो गया। इस तरह से हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ये मैंने फर्स्ट पार्ट इसका वेरीफाई करके दिखा दिया है। अब इसका सेकंड पार्ट भी हम इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। ये तो हो गया फर्स्ट वेरिफिकेशन। अब सेकंड पार्ट के लिए हमें क्या चाहिए, पहले ए और बी का कॉमन, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी बिल्कुल इजीली आ जाएगा। देखो यहां से ए और बी में कॉमन, 1 कॉमन नहीं है, 2 कॉमन नहीं है, 3 कॉमन है, फिर 4 कॉमन है, उसके बाद 5 कॉमन नहीं है, 7 नहीं है, 7, 8, 9, 10 कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ 3 और 4 कॉमन है। अब लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल इजीली आप निकाल सकते हो, ए का नॉट ए इंटरसेक्शन बी का नॉट, यानी कि नॉट निकालने के लिए यूनिवर्सल में से आप माइनस कर दोगे क्या, ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी है, 3,4 और यूनिवर्सल कितना है 1 से 10 तक। तो कौन कौन से आ जाएंगे, सब आ जाएंगे 3, 4 को छोड़ करके। 1 आ गया, 2 आ गया, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हो गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड। अब इसके बाद हमें निकालनी है राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड है हमारी क्या, ए का नॉट यूनियन बी का नॉट, ए का नॉट यूनियन बी का नॉट। हमारे पास ए का नॉट है ये अवेलेबल, ये रहा, बी का नॉट भी अवेलेबल है। अब इन दोनों का यूनियन यानी कि इन दोनों के ऑल, तो आप देख सकते हो 1 है वहां पर, 2 है, 3 किसी में भी नहीं है, 3 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, फिर 5, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब आप देख लो क्लियरली आपके दोनों मैच हो रहे हैं ये वाले। तो इसका मतलब हेंस ए इंटरसेक्शन बी का नॉट किसके इक्वल होगा, ए का नॉट यूनियन बी का नॉट। तो ये आपका सेकंड लॉ ऑफ द डिमॉर्गन्स के 2 पार्ट है, फर्स्ट और सेकंड, और इस तरह से दोनों पार्ट मैंने आपको वेरीफाई कर दिए हैं। अब आप ये जो डिमॉर्गन्स लॉ को क्वेश्चंस में जहां भी रिक्वायरमेंट होगी वहां हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वलेंट है। After De Morgan's law, now I discuss the about complement law. तो स्टूडेंट अब कॉम्प्लीमेंट लॉ को समझेंगे, और ये लास्ट लॉ है इसके लिए, फिर इससे हमारी एक्सरसाइज 1.5 इजीली हो जाएगी। तो आप ध्यान से देखेंगे, इसमें 2-3 लॉ हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ में, ए यूनियन ए का नॉट। अब मैं इसको वेरीफाई भी करके दिखा रहा हूँ किस तरह से ये वेरीफाई कर सकते हैं। वैसे ए यूनियन ए का नॉट किसके इक्वल है, यूनिवर्सल के इक्वल है। जैसे कि इसको एग्जांपल से वेरीफाई कर लेते हैं, जैसे कि बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे यूनिवर्सल सेट हमने सपोज कोई कंसीडर कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, और इसके बाद में कोई ए सेट ले लिया सपोज हमने 1, 2 और 6, और इसके बाद अब देखो ये है ए सेट और ये है यूनिवर्सल। अब हमें फाइंड क्या करना है, ए का यूनियन ए नॉट से। तो अगर हम ए नॉट फाइंड करेंगे तो नॉट आप जानते हो किसके इक्वल होता है, यूनिवर्सल माइनस ए, यानी कि इसमें से हमने इस सेट को माइनस किया तो 3 आएगा, 4 आएगा और 5 आएगा। अब स्टूडेंट आप क्लियरली देख सकते हो यहां से, अगर मैं ए और यूनियन का ए का नॉट, इन दोनों का मैं यूनियन निकालता हूं तो आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। यूनियन का मतलब ये दोनों के ऑल, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो आपका बन जाता है कौन सा सेट, वही जो सेम सेट आपको दे रखा था यूनिवर्सल। तो आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको क्लियर समझ आ गई होगी इससे। उसी तरीके से ए एंड ए नॉट, यानी कि ये है ए सेट और ये है ए नॉट, इनमें से कभी भी कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता। आप देख सकते हो 1, 2, 6 है, यहाँ पे 3, 4, तो ए इंटरसेक्शन ए नॉट आपका किसके इक्वल होता है, हमेशा 5 के इक्वल। तो आप डायरेक्टली क्वेश्चंस में जहां जरूरत पड़ेगी तो हम ये इस तरह से यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद में देखो 5 का कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5, यानी कि एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट मतलब कोई एलिमेंट है नहीं उसके अंदर। अगर हमें 5 का नॉट निकालना है तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो गया, यूनिवर्सल माइनस 5। अब इसके अंदर कोई एलिमेंट है नहीं है तो सेम टू सेम आपका यूनिवर्सल आ जाएगा। तो ये आपको समझ आ गया ये मतलब लोग। इसके बाद में यूनिवर्सल का नॉट, अगर हमें यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो गया, यूनिवर्सल माइनस यूनिवर्सल। माइनस कर देंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, 5 सेम सेट में से माइनस हो रहा है तो 5 हो गया। और कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट मैं आपको वेरीफाई करके दिखा चुका हूं अभी, कि हम किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालें फिर दोबारा से कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो आपका ए डैश का डैश करेंगे तो सेम एलिमेंट आ जाता है।
तो ये आपको कॉम्प्लीमेंट लॉ की ऑल प्रॉपर्टी भी आपको समझ में आ गई है कि हम इनमें से किसी को भी यूज कर सकते हैं। तो ऑल प्रॉपर्टी आपकी हो चुकी है, डिमॉर्गन्स लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये सब प्रॉपर्टी होती है बस सेट्स के लिए। और वेन डायग्राम आपको मैंने बता दिया है। अब आपकी स्टार्ट होगी 1.5 एक्सरसाइज और फिर उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम्स आ जाएंगी 1.5 के बाद। तो 1.5 एक्सरसाइज अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी एनसीईआरटी बुक में से। ओके, नाउ आई एम स्टार्टिंग एक्सरसाइज नंबर 1.5। क्वेश्चंस आप बुक से देख सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका यूनिवर्सल सेट आपको गिवन है एक, क्वेश्चन नंबर 1। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैं आपको इसकी हिंट दे रहा हूं, बाकी की आप इसको पूरा इजीली फिर कर सकते हो। तो यूनिवर्सल सेट आपको गिवन है 1 से लेकर के 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और इसके बाद में ए सेट आपको ये गिवन है 1 2 3 4 और बी सेट है आपका 2 4 6 8 और एक सी सेट है आपका 3 4 5 6 3 4 5 6। अब स्टूडेंट आपको निकालना है इसमें ए नॉट सॉल्यूशन। तो ए नॉट आपको पता चलेगी, अब कैसे निकालेंगे, यूनिवर्सल माइनस ए। तो ए के एलिमेंट हैं 1 2 3 4, इनको हटाएंगे तो आपको बचेंगे कौन कौन से 5 6 7 8 9। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट है, बी का नोट आप फाइंड कर सकते हो। और फिर ए यूनियन सी का नोट। अब मैं इसका थर्ड पार्ट आपको बता रहा हूं, वो देखेंगे ध्यान से कैसे करना है। ए यूनियन सी का नोट, तो किसी भी नंबर, किसी भी सेट इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आप क्या करोगे, यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन सी, यानी कि इसको यूनिवर्सल में से माइनस कर दोगे, या फिर आप इसमें डिमॉर्गन्स लॉ भी अप्लाई कर सकते हो, दोनों का आंसर सेम आएगा। तो हमें पहले क्या करना है, ए यूनियन सी फाइंड करना है। तो यूनिवर्सल माइनस ए और सी का यूनियन, यानी कि ए और सी के ऑल, तो 1 2 3 4 और 5 6 ये आपके आ गए ए यूनियन सी। और यूनिवर्सल में से अगर मैं इसको माइनस कर दूंगा तो यूनिवर्सल है 1 से लेकर के 9 तक, और 1 से 6 तक माइनस कर देंगे तो आपके बचेंगे 7 8 9। नाउ यू कैन चेक द आंसर फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक। पीछे से आप आंसर चेक कर सकते हो। इस तरीके से इसका थर्ड पार्ट आपका आ रहा है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग पार्ट्स भी आप इस तरीके से कर सकते हो। अभी मैं बीच में आपको हिंट बता दिया है कि किस तरीके से आपका सॉल्व होगा। अब इसके बाद वीडियो पॉज करके आपको पूरा नोट डाउन करना है। अब इसके बाद मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरीके से मैं आपको हिंट बता दे रहा हूँ इसकी किस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो यूनिवर्सल सेट आपका गिवन है ए से लेकर के एच तक, यानी कि ए बी सी डी ई एफ जी और एच। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि यूनिवर्सल सेट आप खुद कंसीडर नहीं कर सकते हो। मोस्टली क्वेश्चन में जब भी कॉम्प्लीमेंट पूछेगा तो वो सेट आपको हमेशा देगा। तो ये आपको यूनिवर्सल सेट गिवन है। और इसके अलावा आप 4 सेट आपको गिवन है। फर्स्ट ए सेट इक्वल्स टू ए बी सी, और बी सेट, सी सेट और डी सेट। आपको फाइंड करना है इसका कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट आपको बता चुका हूं मैं। अगर ए का नॉट निकालना है तो यूनिवर्सल माइनस ए, और इसको माइनस कर देंगे तो ए बी सी को हटाएंगे तो डी ई एफ जी एच, ये आपका आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट। और इसी तरीके से आपको हिंट मिल चुकी है अब, और बाकी के रिमेनिंग पार्ट बी सी डी भी आप इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। अब स्टूडेंट आप इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी कि नेचुरल नंबर के लिए वर्क कर रहा है। यूनिवर्सल जो सेट है आपका वो नेचुरल नंबर्स के लिए है। क्वेश्चन नंबर 3 में जो आपका यूनिवर्सल सेट है वो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो इसका मतलब नेचुरल नंबर आप जानते हो 1 2 3 सो ऑन, चलता जा रहा, कोई एंड नहीं है इसका। ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट। अब इसमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो किस तरह, अगर इसमें 2 तरीके से कर सकते हो। एक तो आप अगर सेट बिल्डर को रोस्टर में कन्वर्ट करके निकाल सकते हो, या आप आंसर सेट बिल्डर में है तो सेट बिल्डर में ही हम कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं। जैसे मैं फर्स्ट पार्ट आपको लिख के दिखा रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट में आपको एक सेट गिवन है एक्स, इसको मैंने ए सेट कंसीडर कर लिया। एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो स्टूडेंट अब इसका जो कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे हम ए का नॉट,
वो मैं सेट बिल्डर में भी लिख सकता हूँ और रोस्टर में भी लिख सकता हूँ। वो आप अपना मैच कर लो किस तरह से बुक में आंसर आ रहा है। तो अगर मुझे इसका सेट बिल्डर में लिखना है तो सेम आ जाएगा एक्स सच दैट, अगर मैं नेचुरल नंबर में से इवन को हटा देता हूं तो कौन से बचेंगे, ऑड नंबर्स। तो एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर। इस तरीके से आप उसका सेट बिल्डर में ही कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हो। तो बाकी के रिमेनिंग पार्ट्स भी आपको इस तरह से इसके क्वेश्चन नंबर 3 के आपको ट्राई करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो मैंने अभी एक एग्जांपल करके दिखाया था, डी मॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको इजीली कर सकते हो, ट्राई में आपको भेज रहा हूँ। अगर आपको डाउट होती तो मैं आपको बाद में उसमें डाउट में आपको करा दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको ट्राई करेंगे। नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 5। नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 5। ड्रॉ द एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बुक में क्वेश्चन देख सकते हो आप। हमें इसमें वेन डायग्राम बनाना है और वो जो डिजिट आपको गिवन है एक तरीके से वो आपको दे रखी है क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट, और ये है आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.5। तो स्टूडेंट इसमें फर्स्ट पार्ट में वेन डायग्राम बनाना है आपको ए यूनियन बी का नॉट। इसका रिप्रेजेंटेशन करना है हमें वेन डायग्राम से। अब जो इसका सेकंड पार्ट है वो अगर मैं इसको डी मॉर्गन्स लॉ से सॉल्व करूंगा तो डी मॉर्गन्स लॉ से क्या हो जाएगा, ये ए का नॉट इंटरसेक्शन, ये यूनियन का हो गया इंटरसेक्शन और बी का नॉट। अब अगर आप सेकंड पार्ट देखोगे तो सेकंड पार्ट आपका यही है, ए का नॉट इंटरसेक्शन बी का नॉट। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट और सेकंड, क्योंकि दोनों वैल्यू इक्विवेलेंट है तो एक ही वेन डायग्राम बनेगा। तो फर्स्ट और सेकंड का सेम आंसर होगा और जिसका वेन डायग्राम सेम होगा वो मैं आपको बना के दिखा रहा हूं। ध्यान से देख लो किस तरह से वेन डायग्राम इसका बनेगा। तो वेन डायग्राम के लिए बताया था मैंने एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाना है आपको, और इसमें यूनिवर्सल यहाँ पे आप फुल कर देंगे और ये यूनिवर्सल के लिए वर्क कर रहा है आपका। अब इसमें दो सेट वर्क कर रहे हैं ए और बी, तो आपको दो सर्कल बना लेने हैं जो कि आपस में इंटरसेक्ट करते हुए होने चाहिए। ये सेट है मान लो आपका ए सेट और ये सेट है आपका बी सेट। अब आपको निकालना है ए यूनियन बी। तो यूनियन आपको पता ही है, मैंने आपको वेन डायग्राम पीछे करके बताया था कि ये ए का सेट और ये बी का सेट, ये पूरा फिगर हमारी शो करती है ए यूनियन बी। अब इस ए यूनियन बी को लेफ्ट करके जितनी भी चीज बचेगी, जितना भी रीजन बचेगा उसको आप शेडेड कर देंगे इस तरीके से। तो देख लो स्टूडेंट मैं कैसे कर रहा हूँ शेडेड। इसको ए यूनियन बी को छोड़ करके बाकी पूरा शेडेड करना है आपको इस तरह से। अब जो पार्ट मैंने इसमें लेफ्ट किया है वो आपका ए यूनियन बी है, ये देखो। तो ये आपका वेन डायग्राम रिप्रेजेंट, ये जो शेडेड रीजन है वो रिप्रेजेंट करेगा आपका ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का नॉट। और ये वैल्यू हमारी इक्विवेलेंट होती है ए का नॉट एंड बी का नॉट की डी मॉर्गन्स लॉ से। तो बाई डी मॉर्गन्स लॉ आप लिख भी सकते हो यहाँ पर, बाई डी मॉर्गन्स लॉ। तो आपके फर्स्ट और सेकंड दोनों में से कोई भी पार्ट आएगा तो आपको एक ही वेन डायग्राम आपको बनाना है। ऐसा नहीं है कि दोनों पूछेंगे, कई बार एक पूछते दोनों ही पूछ लेंगे तो इसका एक ही वेन डायग्राम होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट और सेकंड आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से 5 का थर्ड और फोर्थ दोनों का एक ही वेन डायग्राम है, और 5 का थर्ड है आपका ए इंटरसेक्शन बी का नॉट, ए इंटरसेक्शन बी का नॉट। तो इसको अगर मैं डी मॉर्गन्स लॉ से ओपन करूंगा तो स्टूडेंट क्या हो गया, ये ए का डैश यूनियन, ये इंटरसेक्शन था तो इसका नॉट हो गया यूनियन और बी का नॉट। और ये हमारा फोर्थ पार्ट है इसमें, ए का नॉट यूनियन बी का नॉट। इसका मतलब थर्ड और फोर्थ का एक ही वेन डायग्राम बनेगा। ये मैंने लिख दिया बाई डी मॉर्गन्स लॉ। तो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा ये वाला किस तरीके से इसका वेन डायग्राम बना रहा हूं मैं। अब देखो यहां से जो थर्ड का और फोर्थ का सेम बनेगा, कोई सा भी पूछेगा तो आपको एक ही वेन डायग्राम बनाना है। तो इसमें सबसे पहले आप रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लोगे। रेक्टेंगुलर बॉक्स के बाद आप फिल कर दोगे यहाँ पर यूनिवर्सल। अब इसके बाद में जो सेट वर्क कर रहा है वो दो सेट्स पे कर रहा है ए और बी पर, तो दो सर्कल बना लोगे आप, और जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए हैं। ये सेट है आपका ए मान लिया हमने, और ये सेट है आपका बी, और ये है इसका इंटरसेक्शन पार्ट। अब ये कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी का नॉट, यानी कि हमें इंटरसेक्शन बी नहीं लेना है, उसके अलावा का पूरा रीजन लेना है। तो ध्यान से देखो मैं किस तरह से शेडेड कर रहा हूँ। ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ करके बाकी के पूरा शेडेड होगा आपका, ये आप देख सकते हो इजीली। ए इंटरसेक्शन बी को शेडेड नहीं करना है, बाकी का पूरा शेडेड करना है। तो ये आपका वेन डायग्राम बन चुका है, ए इंटरसेक्शन बी का नॉट। जो शेडेड रीजन होगा ये वाला,
ये आपका शो करेगा ए इंटरसेक्शन बी का नोट, या आप कह सकते हो ए का नोट यूनियन बी का नोट। तो दोनों में से कोई भी पार्ट आएगा, थर्ड और फोर्थ में से ये करना है, फर्स्ट और सेकंड में से ये करना है। ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो चुका है। और क्वेश्चन नंबर 4 जो था वो आपको वेरिफिकेशन करना था, तो वेरिफिकेशन तो आप इजीली उसमें से कर लोगे। अब इसके बाद एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 6, जो मेन क्वेश्चंस में डाउट आ सकती है वो मैं आपको करा दे रहा हूँ यहाँ पर। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है स्टूडेंट, यू कैन सी द क्वेश्चन इन द एनसीईआरटी बुक। लेट यूनिवर्सल सेट बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, यानी कि एक यूनिवर्सल सेट है आपके पास में, ये है सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, ऑल ट्रायंगल्स। अब इसमें एक सेट दे रखा है ए, ऑल ट्रायंगल्स विद द एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, यानी कि एक सेट है ए जिसका कम से कम एक एंगल 60 से डिफर है। अब इसमें पूछा है उसमें व्हाट इज द नॉट ए। अब जितने भी ट्रायंगल, क्योंकि यूनिवर्सल सेट उसने बोला हुआ है ऑल ट्रायंगल्स, ऑल ट्रायंगल मतलब कोई सा भी ट्रायंगल हो, राइट ट्रायंगल हो, इक्विलेटरल हो, स्केलर हो, कोई भी ट्रायंगल हो, वो हमारा यूनिवर्सल के अंदर तो है ही है। लेकिन हमें माइनस करना है ए को, ए का नॉट निकालने के लिए ए को माइनस करना है। हम जानते हैं फॉर्मूला होता है ए का नॉट यूनिवर्सल माइनस ए। अब ए सेट ऐसा है जिसमें एटलीस्ट वन डिफरेंट है 60 डिग्री से, अगर हम उसको हटा देंगे तो कौन से बचेंगे, सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। तो आप यहां पर लिख देंगे सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को ढंग से रीड करोगे तो आपको समझ आ जाएगा, और ये इसका आंसर होगा सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। तो क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट आपको क्लियर हो गया यहाँ से। अब देखो इसमें टोटल मिलाकर के 7 क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 7 में आपको फिल इन द ब्लैंक है, जिसमें ट्रू स्टेटमेंट और फॉल्स स्टेटमेंट भरना है, जो कि बहुत ही इजी है। इसके बाद में अब आपकी ये एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है नोटबुक पर। अब इसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस आपको करने हैं मैं बता रहा हूँ आपको नोटबुक पर। एग्जाम्पल नंबर आपको देखो होमवर्क में आपको लिख रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान से देखेंगे आप। होमवर्क में एक तो आपको करना है एग्जाम्पल नंबर 20 जो नोटबुक पे करना है, और ये पूरा वीडियो पॉज करके सारा नोट डाउन करना है। फिर इसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 22, ये 2 एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं मैं इसमें से, और इसके बाद में डू कंप्लीट एक्सरसाइज नंबर 1.5। ये एक्सरसाइज आपकी जो रिमेनिंग पार्ट्स बचे हुए हैं ये सिर्फ आपको कंप्लीट करनी है, वीडियो पॉज करके सारा नोट डाउन करना है। अगर ये एक्सरसाइज आप पूरी कर लेते हो तो फिर मेरी अब इस चैप्टर में से लास्ट एक्सरसाइज बचेगी 1.6, जो कि मेरी वर्ड प्रॉब्लम पे बेस्ड है, उसके लिए फॉर्मूला नया आएगा। तो यहाँ तक आपको सारा कुछ क्लियर हो रहा है अच्छे से। जिन स्टूडेंट को अच्छे से क्लियर हो रहा है, मैंने होमवर्क चेक किया है काफी बच्चों का, आई होप मुझे लग रहा है कि बच्चे काफी अच्छे से समझ रहे हैं और वो अच्छे से अपना सारा होमवर्क नोट करके मुझे भेज रहे हैं। तो मैंने उनका होमवर्क देखा तो मुझे काफी अच्छा लगा कि बच्चे काफी इंटरेस्ट से पढ़ भी रहे हैं मैथ्स को, और सारा डेली का वर्क डेली कर रहे हैं। क्योंकि आप मैं देख रहा हूँ मैं आपको बहुत ही इजी प्रोसेस से समझा रहा हूँ और बहुत ही स्लो स्पीड से समझा रहा हूँ, ये नहीं कि आपको एकदम भगा दिया है। तो उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आप किसी चैप्टर को, ये जो सेट्स चैप्टर है ये बहुत ही इंपोर्टेंट चैप्टर है, तो इसके एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी में यूज होगा और आगे भी बहुत ज्यादा यूज होगा इसका। तो इसलिए आप स्लो करो, ऐसा को आपको कोई जरूरत नहीं है कि बहुत जल्दी आप 4-5 चैप्टर्स को कर लो। तो इसलिए आप धीरे धीरे करो और उसको कंसेप्ट को क्लियर करो। अगर आपको यहाँ से कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं तो अगर आपके पास कोई सब कुछ एक्स्ट्रा बुक है, जैसे मान लो किसी बच्चों के पास किसी पुरानी बुक पड़ी हो, आर.डी. शर्मा की बुक पड़ी हो, एच.के. दास की कोई भी बुक आपके पास पड़ी हो, तो आप वहां से भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर सकते हैं न्यू क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि यहाँ से आपका एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन एग्जाम्पल हम क्लियर करा रहे हैं, बेस आपका बनता जा रहा है। अगर आपके पास सब बुक पड़ी है, ये नहीं कह रहा हमें कंपलसरी करना ही करना है, अगर आपके पास बुक पढ़ी है तो आप वहां से भी आपको इंटरेस्ट लग रहा है कि अच्छा लग रहा है कि चैप्टर की हाँ सर ने अच्छे समझाया है, तो आप वहां से भी 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। इसी तरीके से मेरा ये चैप्टर कंटिन्यूशन में चलेगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, तो आप फीडबैक भी भेजते रहेंगे। ओके, थैंक यू।